कहानी का नाम है शुक्रिया। नीना के लंबे और घुंघराले बाल समीर के चेहरे पर गिर रहे थे। यूं तो नीना उसे छेड़ रही थी, लेकिन समीर को इसमें बहुत मजा आता। जैसे जैसे नीना अपने बाल समीर के जिस्म पर फिराती, वो देखती कि कैसे समीर के रोंगटे खड़े हो जाते, और समीर भी देखता कि कैसे नीना के बाल उसके घुटनों तक लंबे थे। जब वो बाल खोलकर चलती तो पीछे से देखने पर ऐसा लगता मानो बालों का एक झुरमुट हो जिसमें पूरी दुनिया खो जाए। उसके लंबे और घुंघराले बालों की वजह से ही समीर ने नीना से दोस्ती की थी। उसके खूबसूरत बालों का राज पूछने पर नीना ने समीर को बताया कि वो अपने बाल इस तरह बनाए रखने के लिए एक तंत्र साधना करती है। और फिर नीना तंत्र, मंत्र और सिद्धियों की वो बातें करने लगी जिनसे समीर को कोई लेना देना नहीं था। उसे जो चाहिए था वो ठीक उसके सामने था। नीना अपनी साधना के बारे में समीर को बता ही रही थी कि इतने में समीर ने एक गीला कपड़ा नीना की नाक के आगे रख दिया। उस गीले कपड़े में समीर का एक खास केमिकल था जिसे सूंघते ही नीना का जिस्म एकाएक बेजान होकर लुढ़क गया। वो चाहकर भी अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रही थी। नीना की हालत देखने के बाद समीर ने उसे जमीन पर सीधा लिटाया और फिर वो करना शुरू किया जिसके लिए वो नीना के पास आया था। समीर नीना की छाती पर बैठा और किसी सदे हुए कसाई की तरह समीर के हाथ नीना के सर पर चल रहे थे। धीरे धीरे उसने नीना के सर की खाल उसकी खोपड़ी से अलग करनी शुरू की। वो नीना के सारे बाल जड़ों सहित अपने साथ ले जाने वाला था। नीना पूरे होशो हवास में ये सब देख और महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। वैसे तो वो आंसू दर्द की वजह से थे, लेकिन उनमें से कुछ शायद पछतावे के भी थे। काफी मशक्कत और देर के बाद समीर के हाथ में नीना के बाल थे। नीना का काफी खून बह चुका था और उसे आजादी मिल चुकी थी। ये पहली बार नहीं था कि जब समीर ने ऐसा किया हो। वो पहले भी ये सब कर चुका था, कुल मिलाकर 8 बार। न्यूज चैनल्स उसकी शक्ल और नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक नाम बनाया था जो था बाल चोर, जिसे सुनकर समीर काफी हंसता। अपने घर पहुंचने के बाद समीर ने नीना के बाल धोकर साफ किए और उन्हें अपने सर पर किसी टोपी की तरह पहन लिया। नीना के बाल इतने लंबे थे कि उन्होंने समीर का ठिगना बदन पूरी तरह से ढक दिया। वो अपने शिकार को मारने के बाद उनके बालों को इसी तरह पहनकर खूब देर तक खेलता। इस सब में उसे बड़ा मजा आता। समीर को देखकर ऐसा लगता मानो उसने बालों से बनी कोई ड्रेस पहन रखी हो। वो अपने आप को काफी देर तक शीशे में निहारता रहा। उस शीशे में समीर को अपने पीछे रखी अलमारी में अपने पुराने कारनामों की यादें दिख रही थी। कुल मिलाकर 8 बाल वहां सजे हुए थे, जो अब नीना के बाद 9 होने वाले थे। समीर ने रात का खाना भी नीना के बालों को ओढ़कर ही खाया, और जब वो इस तरह खेलकर थक गया तो उसने नीना के बालों को उस अलमारी में रखा और सो गया। देर रात समीर के गले में खराश से उसकी नींद उचट गई। रसोई में जाकर उसने एक ग्लास में पानी पिया, लेकिन जैसे ही उसने ग्लास वापस रखा वो कुछ देखकर चौंक गया। कांच के ग्लास के अंदर कुछ लंबे बाल थे। समीर ये सोच भी नहीं पाया कि ये बाल ग्लास के अंदर कैसे पहुंचे होंगे कि इतने में ही उसे अपने पेट में एक जोर का कसाव महसूस हुआ, और एक जोर की खांसी के साथ समीर के मुंह से बालों का एक गुच्छा सिंक में जा गिरा। समीर ने उस बाल के गुच्छे को गौर से देखा। वो बाल लंबे और घुंघराले थे, बिल्कुल नीना के बालों की तरह। और तभी समीर के कानों से नीना के हंसने की आवाज टकराई। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसके अलावा पूरे घर में कोई नहीं था। एक लंबी सांस लेकर समीर ने खुद को समझाया कि जरूर खेलते वक्त उसी ने कुछ बाल निकल लिए होंगे। लेकिन तभी समीर को जोर से उल्टी आई। उसने सिंक में सर डाला और मुंह खोल दिया, लेकिन उल्टी की बजाय समीर के मुंह से लंबे लंबे बालों के गुच्छे निकलने लगे। और तब समीर का खाली घर नीना की तेज हंसी से गूंज उठा। समीर के पैरों के नीचे की जमीन मानो मीलों आगे निकल गई। वो फिसल कर जमीन पर गिरा और उसने देखा कि घर के अंधेरे में एक परछाई उसके ठीक सामने खाने की मेज पर बैठी थी। अंधेरे के बावजूद समीर उस परछाई को पहचान पा रहा था। समीर अपने आप को सामने बैठा देख रहा था और उसके हाथ में एक चम्मच थी
जिससे वो सामने रखी प्लेट में से कुछ खा रहा था। गौर से देखने पर समीर ने देखा कि सामने उसकी प्लेट में घुंघराले बालों का एक मोटा सा गुच्छा रखा था, जिसे वो पथराई आंखों के साथ निगले जा रहा था। समीर का जिस्म मानो ये सब देखकर अकड़ गया। थमी धड़कन और सांसों के साथ उसे पता ही नहीं चला कि नीना कब उसके पीछे आ बैठी और उसने समीर के कानों में फुसफुसाकर कहा, मैं तुझे कुछ भी दे सकती बेवकूफ, लेकिन तुझे सिर्फ मेरे बाल चाहिए थे। समीर का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को तैयार हो। वो चीखता हुआ नीना से दूर हटा, लेकिन वो औरत उसके पीछे पीछे चिल्लाती हुई आई, तुमने सिर्फ मेरे जिस्म को मारा है, तुझे मारूंगी। नैना हवा की तरह उड़ती हुई समीर से आकर चिपक गई और उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। समीर ने देखा कि उसके हाथों की जगह बालों के लंबे और मोटे गुच्छे लहरा रहे थे। समीर ने चीखने के लिए मुंह खोला और नीना के बाल उसके मुंह में घुसते चले गए। वो अब चाहकर भी नहीं चिल्ला पा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कैसे नीना के बाल अब उसकी अंतड़ियों के अंदर सरक रहे हैं। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाने की कोशिश की और एक जोर की चीख के साथ समीर अपने बिस्तर में चिल्लाते हुए उठा। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर हुआ पड़ा था। वो समझ चुका था कि ये सब केवल एक सपना था। समीर का गला सूख कर चिपक चुका था। वो रसोई की तरफ पानी पीने के लिए मुड़ा ही था कि तभी उसे अपना सपना याद आ गया। उसने पानी पीने का ख्याल छोड़ खिड़की के पास जाकर थोड़ी ताजी हवा लेने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर से नीचे जमीन पर कदम रखा, उसके पेट में एक जोर का दर्द उठा। वो तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने पेट पर हाथ लगाया तो महसूस किया कि उसका पेट किसी पत्थर की तरह ठोस हो चुका था। अपने कपड़े हटाकर उसने देखा कि उसके पेट से कोई चीज बाहर आने के लिए तैयारी कर रही थी। वो कुछ सोच पाता कि तभी समीर का पेट किसी गुब्बारे की तरह फट गया। खून और मांस के लोथड़ों के साथ न जाने क्या क्या समीर के चेहरे और उसके घर में बिखर गया। उसके बाद समीर ने जब अपने फटे हुए पेट पर निगाह डाली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे अपने पेट में सिर्फ और सिर्फ बाल दिखाई दे रहे थे। अंतड़ियों और पेट की जगह मोटी मोटी बालों की चोटियां बिजली के तारों की तरह एक के ऊपर एक फिसल रही थी। खौफ और दर्द ने मिलकर समीर को चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन वो बाल उसके गले से होकर उसके मुंह से बाहर निकल आए। अब बाल समीर के जिस्म के हर एक छेद से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने समीर को ऐसे लपेटना शुरू कर दिया जैसे एक मकड़ी अपने शिकार को लपेटती है। समीर समझ चुका था कि ये सब भी एक सपना ही था और उसने वही किया जो कोई भी शख्स एक डरावने सपने से बाहर आने के लिए करता। उसने अपने बिस्तर के पास रखी मेज की अलमारी से एक कैंची निकाली और बिना कुछ सोचे समझे एक जोर के झटके के साथ अपनी गर्दन में घुसा दिया। और तब समीर को समझ आया कि यह सपना नहीं था। खून की एक मोटी धार उसके गले से बाहर निकली और उसके बाद बालों का एक लंबा गुच्छा। समीर के जिस्म का सारा खून उसका साथ छोड़ रहा था। वो अब अपने शिकार की तरह जमीन पर बेजान लेटा था। समीर के बदन से खून के साथ साथ बाल भी निकल रहे थे जो उसे अपने आगोश में लेते जा रहे थे और वो ये सब देख और महसूस कर पा रहा था। तभी समीर की नजर खिड़की के पास खड़ी एक परछाई पर पड़ी। नीना दूर से ये सब देख रही थी। वो धीरे धीरे बहती हुई समीर के पास आ पहुंची और उसकी आंखों में आंखें डालकर चुपचाप देखती रही। समीर के चेहरे पर फैली हुई दहशत और दर्द को देखकर नीना की आत्मा को सुकून मिल रहा था, लेकिन उसे इंतजार था समीर के चेहरे पर वही पछतावा देखने का जिसे नीना ने मरते हुए महसूस किया था। काफी सारा खून बह जाने की वजह से समीर का दर्द अब हवा हो चुका था। वो अब एक नशे की सी हालत में था और तब उसने महसूस किया कि उसका जिस्म बालों में घुलकर गायब होता जा रहा है। उसके हाथ पैर अब बेजान नहीं थे, बल्कि वो बाल ही उसके हाथ और पैर और पूरा बदन थे। समीर अब मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि बालों का एक गुच्छा बन चुका था। उसका पूरा जिस्म उसी चीज में मिल चुका था जिसके पीछे वो सारी जिंदगी पागल रहा, लंबे और घुंघराले बाल। और जब उन बालों ने उसके चेहरे को भी अपने आगोश में लेना शुरू किया, समीर ने मुस्कुराते हुए नीना की आंखों में देखा और हल्के से बुदबुदाते हुए कहा, शुक्रिया। इसके बाद समीर का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गया। उसके घर की जमीन पर अब एक बालों का बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा था और उस गुच्छे के साथ जमीन से 1 फीट ऊपर तैर रही थी नीना की आत्मा।
जो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो अपना बदला किससे ले। नीना की आत्मा गुस्से से और भी ज्यादा पागल हो गई। एक तीखी चीख उसके मुंह से निकली जिससे समीर के घर के कांच टूट गए। लेकिन वो चीख सुनने के लिए अब वहां कोई नहीं था। नीना ने एक बार फिर उस घर को देखा। समीर अब वहां नहीं रहता था। वो बेचैन आत्मा अपना बदला लिए बिना वहां की हवा में घुल गई। उसे शायद अब कभी अपना बदला नहीं मिलने वाला था।